स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास क्या पूरी तरह से जाना जा सका है या उसके कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़ना अभी बाकी है। क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी तो उसे पैसा कहाँ से आ रहा था। एक किस्सा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेज़ों से जब आज़ाद करा लिया था आज़ाद हिंद फौज ने, तो उसने ये तय किया है कि पोर्ट ब्लेयर में एक बैंक खोला जाए जिसका नाम रहेगा आज़ाद हिंद बैंक। उस बैंक में जमा करने के लिए एक खजाना भेजा जा रहा था। वह खजाना जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट पर पहुंचने वाला था तब अचानक जहाज डूब गया। कहा यह जाता है कि वह खजाना किसी ने साजिशन चुरा लिया। क्या हुआ? उस खजाने तक भारतीय पहुँचे, उस खजाने तक अंग्रेज़ पहुँचे, उस खजाने तक जापान पहुँचा जो सुभाष बाबू की मदद कर रहा था, या उसका कुछ और हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस कृति के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है आज़ाद हिंद फौज का लापता खजाना। पीयूष रोहनकर इसके रचनाकार हैं। यह एक औपन्यासिक कृति है जिसकी भूमिका अनुज धर ने लिखी है। पीयूष अरुण रोहनकर सिविल सेवा के अधिकारी हैं। उनकी जो नियुक्ति थी वह दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैडर के अधिकारी रहे हैं, इसलिए एसडीएम के रूप में उनकी जब नियुक्ति अंडमान निकोबार में हुई तो उस दौरान अपनी साहित्यिक अभिरुचि के चलते, पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति के चलते, इतिहास के प्रति अपने रुझान के चलते उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों से जुड़ी ढेर सारी बातों की तहकीकात की और उस तहकीकात में उन्होंने जो सत्य जाना, जो तथ्य जाना, जो लोक कथाएं सुनी और उनके अलावा जो ऐतिहासिक दस्तावेज खंगाले, उनमें अपनी कल्पना का मिश्रण कर यह पुस्तक लिखी। यह एक ऐतिहासिक रहस्य के खुलासे की तरह से उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था जिसका नाम था द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ आज़ाद हिंद फौज। अंग्रेजी से यह किताब हिंदी में अनुदित हुई और जिसका अनुवाद सरोज अनवर ने किया। इसकी कथा कुछ ऐसी है कि पुस्तक की शुरुआत, उपन्यास की शुरुआत होती है लाल किले पर चलने वाले उस मुकदमे से जिस मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों को सजा दी जाने की कोशिश कर रही थी ब्रिटिश सरकार। बड़े ही तेवर में वकील और लेफ्टिनेंट कर्नल इसमें हैं जिनसे सेल्वम, उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको पता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अंतरिम सरकार को सौंप दिया था जापानियों ने, या जापान का कब्जा था। यहाँ से शुरुआत होती है। और क्या आपको पता है कि आज़ाद हिंद बैंक मुख्यालय को पूरी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित किया जा रहा था। क्या योजनाएं थी? ब्रिटिश सरकार का जज यह पूछना चाहता है। वकील तर्क करता है। सेल्वम इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। दूसरे अध्याय में 1970 के आसपास की बात है जब भाई और बहन आपस में चर्चा करते हैं और बहन जो है वह कहती है भाई को कि तुम अपने गांव जाओ और अंततः उस गांव में इस बात की तलाश करो कि हमारे पिता, हमारी माँ के साथ क्या कुछ हुआ था। वह लड़का जब उस गांव जाता है जो एक तरह से पूर्वोत्तर का एक गांव है, वहाँ पहुँचता है और वहाँ तलाश करने के दौरान उसे उस घर में जो विश्व युद्ध के दौरान जब उसके पिता कहीं गायब हो गए थे और माँ जो है बच्चों को लेकर, भाई और बहन को लेकर उसके शहर चली आई होती है। वहाँ जाता है,
परिवार के दूसरे लोग मिलते हैं, पिता के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और जब वह बक्से को तलाश रहा होता है तब उसे उस अभियान की बात पता चलती है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी की भूमिका, भारतीय आज़ाद हिंद फौज की भूमिका, ब्रिटिश सरकार की भूमिका, जापान से मिलने वाला सहयोग, जर्मनी का जो प्रस्ताव है और उन प्रस्तावों को लेकर किस तरह से पूरी दुनिया में उस समय हलचल मची थी, रूस की क्या भूमिका थी, भारत के क्रांतिकारी किस तरह से काम कर रहे थे, किस तरह से अंग्रेज़ जो है डरे हुए थे आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों को लेकर, किस तरह से दुनिया, आज का समय नहीं था कि सोशल मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, इंटरनेट था, उस समय चिट्ठियाँ ले जाई जाती थी और किस तरह से अपनी पत्नी को पत्र लिखते हुए इसके पिता ने द्वितीय विश्व युद्ध के बड़े रहस्य को, जिसमें वो आदिवासी भी हैं जो विकास के दौर से अछूते थे, वो पहाड़ी क्षेत्र भी है जहाँ एक पल एक दिन गुजारना किसी के लिए मुश्किल है, जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती हैं, समुद्र का वह तट भी है, वह महासागर भी है जहाँ से बेड़े चलते हैं और अंततः अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाते हैं। इन सब के बीच आज़ाद हिंद फौज के सेनानी, उनसे जुड़े हुए सेनानी, किस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप पर जापान का कब्जा होता है, किस तरह से जापान ने इस बात का समझौता कर रखा था भारतीय सेना से कि वह उनकी संरक्षा करेंगे, और किस तरह से जब हारने लगी थी जापानी सेनाएं तो क्या कुछ घटा था, कर्नल बूचो कैसे मिलते हैं, इन सब का उल्लेख इस पुस्तक में है। नेताजी जब अंडमान का दौरा करते हैं तो वहाँ का माहौल किस तरह का था, किस तरह के वहाँ की गांव के लोग, जो भारतीय, जो स्थानीय बाशिंदे जापानियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भगाने की मुहिम में एक साथ जुटे थे, आज़ाद हिंद फौज को जिन्होंने समर्थन दिया था, उन सब की बातचीत भी है। 30 दिसंबर 1943 की एक तपती दोपहर में द्वीपों को औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ और भारत की अंतरिम सरकार के मुखिया को सौंप दिया गया। सुभाष चंद्र बोस अपनी चिर परिचित खाकी पोशाक में घुटने तक ऊंचे युद्ध के काले जूते और टोपी पहने हुए वे काला चश्मा लगाए थे। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के परिदृश्य का उल्लेख करने के साथ साथ उस दौर के शोषण को, उस दौर में न्यायिक प्रक्रिया को जिस तरह से उसका मखौल उड़ाया गया, जिस तरह से वैज्ञानिकों, पढ़े लिखे लोगों ने, क्रांतिकारियों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, किस तरह से उस विद्रोह की, उस युद्ध की गूंज, एक तरफ भारतीय सैनिक विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ आज़ाद हिंद फौज भारत को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में लड़ रही थी। पूरी दुनिया कई हिस्सों में बंट चुकी थी। उसका असर मध्य भारत पर क्या था, उत्तर प्रदेश पर क्या था, जो लोग भारत पर शासन कर रहे थे क्या था, जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उनकी क्या भूमिका थी, सेना पर क्या असर हो रहा था और भारतीय जनमानस पर क्या असर हो रहा था, और अंततः यह लड़का जो याकूब और मैकार्थी, जिनकी अपनी अपनी कोशिशें हैं, ये क्या अपने पिता के बारे में जान सके थे? क्या यह पता चल सका कि आज़ाद हिंद फौज की खोई हुई खजाने के पीछे क्या कारण था? क्या कोई साजिश थी? क्या वे बेटे अपने पिता को ढूंढ पाए, और अगर ढूंढ पाए तो उनके पिता नायक के रूप में थे, प्रतिनायक के रूप में थे, या स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद इस देश ने उनको उनका प्राप्य नहीं दिया और वे भुला दिए गए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पीयूष रोहनकर ने अपनी कल्पना से जो कथानक, जो उपन्यास लिखा है, वह पढ़ने में आपको उस दौर की समस्त वानगी देता है, लेकिन वे इसे इतिहास कहने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे देखा नहीं था, लेकिन उनकी कल्पना उस दौर की झलक अवश्य देती है। इसका अनुवाद बेहद उम्दा हुआ है। सरोज
अनवर को एक श्रेष्ठ अनुवाद के लिए बहुत बहुत बधाई। ये पुस्तक पढ़ते समय आपको इस बात का आभास नहीं होता कि आप कोई अनुदित कृति पढ़ रहे हैं। पीयूष अरुण रोहनकर को भी बधाई, सरोज अनवर को भी बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य तक स्वतंत्रता दिवस पखवाड़ा मना रहा है और हर दिन आपको ऐसी कृतियों के साथ आपके पास उपस्थित होने की कोशिश कर रहा है जो आपके मन में देश प्रेम, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी जो उम्मीदें, उनका जो स्वप्न है, या वर्तमान भारत में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं कहाँ तक पहुँची, हमारे जो राष्ट्र नायक हैं वो कौन रहे हैं, उनसे संबंधित कृतियों की चर्चा मैं कर सकूं, इसका प्रयास कर रहा हूं। इस पुस्तक को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 500 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 288। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। कल मैं ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति की चर्चा के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।